अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ें एज्यूम करेंगे जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एज्यूम किया था। लेट सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। एट टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एज्यूम कर लिया R0 और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एज्यूम कर लिया हमने P0। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो टाइम आगे बढ़ा, एट टाइम t इक्वल टू t1 सेकेंड पे हमने एज्यूम कर लिया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है P1। सेम टाइम और बढ़ा, टाइम t2 सेकेंड पे हमने एज्यूम कर लिया रिएक्टेंट R2 और प्रोडक्ट एज्यूम कर लिया P2। सब कुछ सेम होगा यहाँ पे, लगभग ऑलमोस्ट 90% चीज़ें सेम हैं। छोटा सा जो डिफरेंस है उसी को आपको समझना है। अब देखिए होगा क्या, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट कंटिन्यूसली डिसअपियर होगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए। फॉर रिएक्टेंट फर्स्ट बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि बिल्कुल सेम है, छोटा सा डिफरेंस है उसी को समझिएगा। ये हमारे पास है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा टाइम को और इस टाइम के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? सेम चीज़ें, जब टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है तो इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने एज्यूम कर लिया है R0 इस पॉइंट पे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होगा, तो उसका डिसअपियरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिए। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, दो टाइम लिया था, पहला था t1 और इधर कहीं ले लिया था t2। t1 के करस्पॉन्डिंग ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज R1 और t2 के करस्पॉन्डिंग कहीं पे है इधर R2। इतनी चीज़ें हमने पहले ही समझी थी। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या किया था हमने, इन दो पॉइंट्स के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज देखा था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चेंज क्या था, t1 से t2 का चेंज हमने देखा था, इसे हमने क्या बोला था, डेल टी बोला था। क्लियर है? और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कैसे चेंज हुआ था, ये R1 से R2 हो गया था, तो इसे हमने क्या बोला था, डेल R कहा था। क्लियर है इतनी चीज़ें? बट इस बार हम क्या करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे। तो अगर मैं किसी एक इंस्टेंट पे बात करूं, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे किसी एक इंस्टेंट पे बात करना है, एक ही पॉइंट पे, तो वहां पर दो पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मीन्स ये जो चेंज है ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज तब निकलता है जब हमारे पास दो पॉइंट हो, दो अलग अलग पॉइंट हो, इनिशियल और फाइनल। लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही इंस्टेंट पे हम बात करने वाले हैं। तो यहीं से आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जब ये टाइम डेल टी टेंस टू 0 हो जाएगा, जब डेल टी जीरो की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट के लिए बात करें तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हमको चेंज शो करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये डेल टी तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये डेल टी क्या हो जाएगा, जब ये डेल टी 0 के टूवर्ड्स आगे बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में हमको मिलेगा डिसअपियरेंस और यू कैन से इंस्टेंटेनियस डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पे हम चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर टाइम के चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरी स्मॉल चेंज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dt। समझ आया? d कब आया, जब डेल 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें रिएक्टेंट में चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे dr से। क्लियर है? तो चेंज तो अभी भी हमको देखना है, बट दो पॉइंट के बीच का नहीं, एक ही पॉइंट पे जो स्मॉल चेंज हो रहा है उसको, और इस स्मॉल चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे d से। क्लियर है? ये d कब आया, जब हमारा डेल 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट हम बात kरेंगे रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए क्या होने वाला है, अब रिएक्टेंट के लिए होने वाला है
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन बाय, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, देखो यहां पे ROD/RNS इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, जब हमारा टाइम जीरो की तरफ आगे बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या था, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। समझ आया? जब एवरेज वैल्यू में ये जो चेंज है जीरो की तरफ आगे एक्सटेंड हो गया तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और जब डेल टी जीरो की तरफ आगे बढ़ेगा तो डेल क्या हो जाएगा, डेल कन्वर्ट हो जाएगा डी में, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, माइनस की प्लेस पे माइनस, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है? तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंस्टेंट टाइम पे। क्लियर है? सेम चीज़ें अगर हम देखना चाहें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले ड्रॉ किया था, बस वैल्यू क्या डिफरेंस होगा, डेल जीरो हो जाएगा और उसमें आ जाएगा डी। तो सेकंड बात करेंगे हम प्रोडक्ट के लिए। फॉर प्रोडक्ट के लिए आप चाहे तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में प्लॉट कर देता हूं यहां पे। ये है अगेन टाइम का एक्सिस और ये है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का एक्सिस। टाइम t इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट का वैल्यू है 0 ही यहीं पे, ठीक। और जैसे टाइम t1 आगे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, प्रोडक्ट भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने प्रोडक्ट के अपीयरेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा टाइम t1 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की वैल्यू, जिसे हम कह देंगे p1। और आगे देखिए यहाँ पे है टाइम t2 और t2 के करस्पॉन्डिंग इधर कहीं पे है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दैट इज p2, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था, बट अब क्या करना है, अब हमको किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो एक पॉइंट पे अगेन क्या हो जाएगा, डेल टी 0 हो जाएगा। ये जो हमने डेल टी एज्यूम किया था ये क्या हो जाएगा, डेल टी 0 की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में टाइम में चेंज को हम एज्यूम कर लेंगे dt और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को हम एज्यूम कर लेंगे dp, ठीक। और फाइनली हमको इस प्रोडक्ट का अपीयरेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम अब क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, और यू कैन से इंस्टेंट, शॉर्ट में लिखता हूं इंस्टेंट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, इंस्टेंट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ROA, शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और प्रोडक्ट का एवरेज वैल्यू क्या देखा था हमने, रेट ऑफ अपीयरेंस का डेल पी अपॉन डेल टी। क्लियर है। जब ये एवरेज वैल्यू 0 की तरफ आगे बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, उस कंडीशन में मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस, दैट इज डी पी अपॉन डी टी। क्लियर बात। तो ये है हमारे पास ROA किस फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। अब हम मैक्सिमम टाइम हम इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की ही बात करने वाले हैं। एवरेज को हम यूज नहीं करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे हम किसका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। तो यहां से अगर हम बोलना चाहें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहां से हम लिख लेते हैं इंस्टेंट rate of reaction is equals to instant rate of disappearance equal to instant rate of appearance। क्लियर है। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनली इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंस्टेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी।
माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू इंस्टेंट रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर वे में समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जब ये टाइम भी जीरो हो जाएगा, मीन्स इनिशियल का मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो, तो जब ये टाइम जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए कैलकुलेट करते हैं उसको भी। अब हम बात करेंगे थर्ड, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की, जब टाइम क्या हो, जीरो हो। तो थर्ड है हमारा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स जब टाइम t इक्वल टू जीरो हो। जब टाइम t इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था उसमें टाइम t इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो होगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए फर्स्ट अगर हम बात करें फॉर रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा, इनिशियल। अब ग्राफ प्लॉट करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्राफ में हमको पता है रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। तो इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, हम क्या कर लेंगे, टाइम t इक्वल टू जीरो। जब टाइम t इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू है dr अपॉन dt, यही वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, यही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो सेकंड फॉर प्रोडक्ट के लिए अगेन टाइम t इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो इनिशियल रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू, जब टाइम t इक्वल टू जीरो के टूवर्ड्स हो तो इस कंडीशन में dp अपॉन dt, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल रेट ऑफ अपीयरेंस। एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ये किस में होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर, जो निगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में देखिए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू इनिशियल रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, मीन्स जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उतना ही प्रोडक्ट अपीयर होगा, जो कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मीन्स जब हमारा टाइम ज़ीरो हो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस, और अगेन जब टाइम ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट के अपीयरेंस। ये दोनों ही चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को। चलिए इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, फाइंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सब्सटेंस जिसका कंसेंट्रेशन C इक्वल टू आपको गिवन है 2t² प्लस 3t माइनस 31। ये हमें एक सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन गिवन है इस टाइम के फॉर्म में। अब आपको पूछा गया इसके लिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे इसको
टाइम t इक्वल टू 0 पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो पहले आप कर लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट। तो जब हम क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C, मीन्स हमको चाहिए dC अपॉन लिमिट t टेंस टू 0 पे हमको चाहिए dC अपॉन dt। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस C को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो dC अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 31। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ से हो जाएगा ये 2t प्लस 3। ठीक, अब ये वैल्यू हमको कब चाहिए, 80 इक्वल टू 0 पे। तो क्या कर लेंगे, लिमिट हमको चाहिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स लिमिट t टेंस टू 0 dC अपॉन dt। तो इस कंडीशन में देखिए t की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 3। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन 3 मिल गया। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंडीशन में कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ओवरऑल सब चीज़ बात कर ली। रेट ऑफ रिएक्शन तीनों टाइप के देख लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक छोटे से चीज़ की और बात करेंगे, इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। अगर हमारा मीडियम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है तो प्रेशर लेंगे, एक्वस है तो कंसंट्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ और यू कैन से स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी कैन चेंज देयर टर्म्स, दैट इज कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। तो चलिए फर्स्ट बात करेंगे एक्वस के लिए। यूनिट हम देखने वाले हैं फर्स्ट, अगर मीडियम कैसा हो, एक्वस, तो एक्वस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ROR इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल C अपॉन डेल T। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, ये होगा मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, मिनट, आवर्स, जो भी आप लेना चाहें। अब देखिए मोल पर लीटर को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मोलर। तो इस तरह से मोलर पर सेकंड ये हो जाएगा एक्वस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ROR। अब हम बात करते हैं अगर कंडीशन और यू कैन से स्टेट कैसा है, गैसियस है। तो सेकंड हम बात करेंगे गैसियस मीडियम के लिए। गैसियस मीडियम में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज होगा और प्रेशर का यूनिट होता है ATM। तो ROR क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ATM, और टाइम के लिए आप चाहें तो स्टैंडर्ड वे में सेकंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं दोनों को कंबाइन वे में लिखूं तो ROR ये होगा, अगर एक्वस है तो मोलर पर सेकंड, और अगर गैसियस कंडीशन में है तो ये हो जाएगा ATM पर सेकंड। ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर मोलर पर सेकंड, ATM पर सेकंड है तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का भी यूनिट होगा और यही रेट ऑफ अपीयरेंस का भी यूनिट होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन हो, आइदर एवरेज और इंस्टेंटेनियस और यू कैन से इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, सभी में यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो अब यही फिनिश करते हैं इस लेक्चर को, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।